यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुझाव के अनुसार सन 1953 में किया गया और उसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों के अंतर्गत आने वाली शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को न केवल दूर करना अपितु उसके पाठ्यक्रम इत्यादि पर विचार करना, इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में और संबंधित महाविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। इसके बाद एक और शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, और इसका गठन 1952 में किया गया, जिसे हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सिफारिशों के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए 23 सितंबर सन 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता था। मुदालियर आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। पहला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास आवश्यक था। दूसरा, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना, स्किल डेवलपमेंट की बात आज जो हम लोग करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट प्राविधिक शिक्षा में किस प्रकार से किया जाए, कृषि को किस प्रकार से प्रायोगिक फार्मों के अंतर्गत बनाया जाए, और सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक प्रकार की शिक्षा प्रदान किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य हम मुदालियर आयोग में देखते हैं। इसके बाद अगला आयोग कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का जो गठन है 1964 से लेकर के 1966 के दरमियान किया गया। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 को प्रोफेसर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसको कि हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और आयोग से यह आशा व्यक्त की गई कि वो भारत सरकार को शिक्षा के एक राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी पक्षों से संदर्भित शिक्षा के आधुनिक स्वरूप बनाने के लिए परामर्श दिया जाए। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर सन 1964 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया, और इस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरी ये हार्दिक आशा है कि ये आयोग प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयीय स्तर से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उन समस्याओं का हम निदान कैसे कर सकते हैं, इसके संदर्भ में सभी स्तरों पर विचार करें, और उसकी उन्नति कैसे हो, कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार हो, इसके लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करें।
कोठारी आयोग ऐसा प्रथम आयोग था जिसमें न केवल भारत के प्रमुख शिक्षाविद को अपितु इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये तमाम देशों के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों को भी इसके साथ संलग्न किया गया। कोठारी आयोग ने शिक्षा के आधुनिक ढांचा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए विभिन्न प्रकार के सुझाव को प्रस्तुत किया। पहला प्रमुख उद्देश्य उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया। तीसरा, विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षणों पर बल दिया जाए और गुणवत्ता युक्त आचार्य तैयार करने के लिए, प्रोफेसर को तैयार करने के लिए उनके वेतन, मान इत्यादि में वृद्धि किया जाए और शोधपरक शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि और कृषि से संबंधित अनुसंधानों पर बल दिया गया। इसमें कृषि अनुसंधानों में किस प्रकार से विकास हो, इस पर भी बल प्रदान किया गया। इसमें त्रिभाषा को स्वीकार किया गया। यह त्रिभाषा सूत्र क्या है? पहला, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। दूसरा, संघ की राजभाषा हिंदी। तीसरा, कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या अंग्रेजी अथवा कोई शास्त्रीय भाषा। प्रथम दो में जो न सम्मिलित हो ऐसी भाषा त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानी जाती। कोठारी आयोग के संस्तुति के अनुसार भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। ये जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या आयोग का गठन किया गया, ये कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के सिफारिश पे किया गया और ये सन 1968 में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया। भारत सरकार ने इसमें प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया। 14 वर्ष के आयु तक के जितने बालक हैं इनको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। दूसरा, अध्यापकों के लिए पद का सृजन और उनके वेतन में वृद्धि की बात कही गई। तीसरा, 3 भाषाई फार्मूले को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा के विकास पर बल दिया गया। चौथा, विज्ञान और उससे संबंधित अनुसंधान की शिक्षा को सामान्यीकरण किया गया, सभी के लिए सुलभ करने की बात कही गई। चौथा, कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास किया गया। पांचवा, पाठ्य पुस्तकों को गुणवत्ता युक्त बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन करना, ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अन्य तत्व था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि नेशनल आय का 6% धन शिक्षा पर व्यय किया जाए। तो इस तरह से कोठारी आयोग और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का व्यापक पैमाने पर विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब
इस पाठ के अगर हम लोग सारांश को देखने का प्रयत्न करें तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति ऐसे जगहों पे प्रारंभ की जाती थी जहाँ पे सुनसान नदी का इलाका, पहाड़ का इलाका या ताल का इलाका, जैसे हमारा महाविद्यालय कुछ दिखता है। दूसरा, संस्कार युक्त शिक्षा पे बल, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सादा जीवन उच्च विचार के प्रमुख उद्देश्य को निर्धारित करना। ये पूरी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था आदर्शवाद पर दिखाई देती है, आदर्शवाद से प्रभावित दिखाई देती है। जहाँ तक प्रमुख संस्कार की बात है तो विद्यारंभ संस्कार से उपनयन संस्कार और अंत में समावर्तन संस्कार है। जब विद्यार्थियों की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उनको उपाधि इत्यादि दिया जाता था और उपाधि के साथ ही साथ उनको गुरुकुल से विदा किया जाता। इसी प्रकार से हम बौद्ध काल में प्रबज्या संस्कार जो 8 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता था और फिर उपसंपदा संस्कार में उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया है जो माता पिता की अनुमति के बिना आए हों, जो रोगी हों, जो नपुंसक हों या जिनको विभिन्न प्रकार की व्याधि हो। ऐसे लोगों को संघ में स्वीकार नहीं किया गया, संघ से उनको बाहर निकालने की बात कही गई। उपसंपदा संस्कार के बाद अगर हम मकतब और मदरसे को देखें तो मकतब शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे और मदरसे शिक्षा के उच्च केंद्र थे, उच्च शिक्षा जहाँ प्रदान की जाती है। फारसी में शिक्षा प्रदान करने के बाद मदरसे के अंतर्गत दिखाई देती। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन 1906 में दिखाई देता। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां शिक्षण को रोचक और प्रतिभाशाली बना देती। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ऐसे बहुत से विविध प्रश्न हैं जो हम लोगों के सम्मुख दिखाई देते हैं। बुनियादी शिक्षा जिनका प्रारंभ आप लोग जानते ही हैं कि 1937 में वर्धा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया और उनका प्रमुख उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को आत्मनिर्भर बनावें और उनके लिए उन्होंने क्राफ्ट आधारित शिक्षा की वकालत की और विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा देने की बात महात्मा गांधी प्रमुखता के साथ करते थे। और यह श्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए वे अक्सर कहते थे कि भारत में मशीनीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीनीकरण अगर होगा तो उससे बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए वे चाहते थे कि श्रम साध्य भावना का विकास भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हो, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। वैदिक साहित्य के व्यापक अर्थ को अगर हम लोग स्वीकार करें तो उसमें विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में इसको स्वीकार किया गया। विद्या का प्रमुख उद्देश्य ही था ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, जीवन मरण के चक्र से विमुक्ति होना। और ये कब होगा? जब पाप कर्म कम होंगे, पुण्य कर्म ज़्यादा होंगे, पुण्य का पल्ला भारी होगा तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। अगर पाप का पल्ला भारी होगा तो फिर उनको पाप कर्म का भोग करने के लिए नवीनतम प्रकार के जीवन को ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो हम लोगों के सम्मुख दिखाई देते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा आधारित किस पर है? आप जानते ही हैं कि वेदों पर आधारित है। वेद कितने हैं? तो वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात कही गई है। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। वैदिक कालीन शिक्षा का जीवन दर्शन आदर्शवाद पर आधारित होता है। मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा से होता है। वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार है वो उपनयन संस्कार माना जाता है।
प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती है तो ज़्यादातर नदियों के किनारे प्रदान की जाती थी, या ऐसे जगह पे जहाँ पे जीवन की सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। मदरसों में शिक्षा का जो प्रमुख माध्यम था वो फारसी दिखाई देता है। वुड डिस्पैच 19 जुलाई सन 1854 में दिखाई देता है। फिल्ट्राइजेशन थ्योरी यानी स्पंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया, और लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन सन 1935 में प्रस्तुत किया। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ जो थी वो उच्च शिक्षा से संबंधित दिखाई देती। इसी तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति 1948-49 में विश्वविद्यालयी शिक्षा पर आधारित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के दिखाई देती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1953 में गठित किया गया था, उसका एक अन्य नाम मुदालियर कमीशन था, और कारण यह था कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर चूँकि उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 64 से 66 जो कमीशन गठित हुआ था उसको हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, और ये दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो गठन किया गया था उसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं उनको 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। और उसी तरह से जो 1990 में राममूर्ति समिति गठित हुई और उसका प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना, 86 की समीक्षा, और पुनः उसको 1992 में संशोधित किया गया। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की शिक्षा और उससे संबंधित कुछ दस्तावेज थे जो हम लोगों के सम्मुख दिखाई देते हैं। इस पे आप लोग विचार मंथन करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आज के समय में जहाँ हम लोग स्ववित्त पोषित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और हम लोग गुणवत्ता युक्त शिक्षा खोजने का प्रयत्न करते हैं, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए ऐसे कौन से मानक हैं जो होने चाहिए। आज हम लोग के पास कोरोना जो युग चल रहा है उसमें संसाधन अत्यंत अल्प हैं, और उसका परिणाम ये है कि हम और आप एक दूसरे के माध्यम से ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग शिक्षा के व्यापक रूपरेखा को खींचने का प्रयत्न करते हैं तो वैदिक कालीन से लेकर के स्मृत काल में, पुराणों के काल की आलोचना मैकाले करता है कि भारत में ऐसे समुद्र हैं जिसमें शहद भरे पड़े हैं, मक्खन भरे पड़े हैं। ऐसे राजाओं का उल्लेख है जो कि 20-20 फुट ऊंचाई के हैं। चमोली में 10 फुट ऊंचाई के कंकाल बरामद हुए हैं, जिससे लगता है कि इस प्रकार के रहे होंगे। पुराण असत्य नहीं है, लेकिन जब तक ये 20 फुट के कंकाल प्राप्त न हो जाए तब तक ये कहना भी उचित नहीं है। पुरातत्व के आलोक में 10 फीट के मनुष्य होने की परिकल्पना पुरातत्व के द्वारा प्रमाणित है। इसलिए पुराणों की अधिकांश बातें अनुमानतः सत्य और सत्य के निकट है, इसलिए इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैकाले कहता था कि एक यूरोपीय अलमारी में अंग्रेजी साहित्य की अगर पुस्तकों को ले लिया जाए तो उसका ज्ञान समुचे प्राच्य शिक्षा और अरबी शिक्षा के बराबर होता है। शायद उसको भारत की प्राच्य शिक्षा का उतना ज्ञान नहीं था, वैदिक शिक्षा का उतना ज्ञान नहीं था कि भारत जगत गुरु था। भारत ने 0 दिया, भारत ने दशमलव दिया, भारत ने पाई का मान दिया, भारत ने चांद तारे पृथ्वी
तमाम प्रकार की गणना आर्यभट्ट ने की। इसलिए उसके ज्ञान विज्ञान को अत्यंत निम्न करके देखना मैकाले की सबसे बड़ी भूल थी। और वो चूंकि भारत में एक ऐसे वर्ग का गठन करना, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो जन्म से भारतीय लेकिन शरीर से वो अंग्रेज। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए वह एक सहायक वर्ग का गठन करना चाहता था। भारत में उसका प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य यही था कि क्लर्क उत्पन्न करना, सहायक उत्पन्न करना, अधिकारियों के एक सहायक स्वरूप का गठन करना। तो इस तरह से मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद में अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने वाले राजा, राजवाड़े, उच्च कुल के लोग ही ये शिक्षा ग्रहण करते थे। निम्न वर्ग के लोगों को शायद ये शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी थी और उस शिक्षा को ग्रहण करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने ये कहा कि ऊंची वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाए, और जब ऊंची वर्ग के लोग निम्न वर्ग के संपर्क में आएंगे तो दोनों के विचार मंथन में जो शिक्षा का प्रसार है ऊपर से नीचे तक हो जाए। लेकिन वो भारतीय जाति व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझता था कि ऊंची और नीची जातियों के बीच में कितनी गहरी खाई है, वो खाई कभी पट नहीं सकती थी। इसलिए जानबूझ करके उसने अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के ऊपर थोपी, लेकिन जाने अनजाने ही भारतीयों का उसने भला किया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के आने से यूरोपीय शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भारतीयों में होने लगा। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। भारत में स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। भारतीय लोग अब स्वयं की नीति बनाने के लिए, स्वदेशी उत्पादन के लिए, स्वदेशी अभियान के लिए अब पूरी तरह से संगठित हो रहे थे। तो न चाहते हुए भी मैकाले ने वह कर दिया जिसकी सिफारिश उसके पूर्ववर्ती डॉक्टर राजा राम मोहन राय जी किया करते थे। वे कहा करते थे कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हो, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंधकार को मिटाया जा सकता है। आज भी समाज में विभिन्न प्रकार के अंधकार मौजूद हैं और उसको मात्र शिक्षा मिटा सकती है, और इसके लिए हमको व्यापक प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। और समाज में जब अंधकार व्यापक स्वरूप ले लेता है तो उसको मिटाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। आज आदर्शवाद की जरूरत है, आज नैतिक शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे को लोग बेवकूफ बनाने में ही अपना हित साध्य समझते हैं। आज के मनुष्यों के अंतर्गत विश्वास करना बड़ा कठिन है, लेकिन वैदिक काल में यह आसानी से सुलभ था, क्योंकि उस जमाने में शायद इस प्रकार के अवगुण भरे पड़े नहीं थे। मनुष्य में दया, दान, करुणा, मैत्री संबंध, अतिथि देवो भव की परंपरा, अतिथि ही भगवान का एक स्वरूप होता था। स्त्री पूजा, योनि पूजा व्यापक पैमाने पर, लिंग पूजा, योनि पूजा, प्रकृति पूजा, ये व्यापक पैमाने पर आध्यात्मिक शिक्षा का व्यापक पैमाने पर उत्थान भारतीय संस्कृति में होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम वैदिक काल से लेकर के अब तक काल के शिक्षा की रूपरेखा को अगर देखें तो शिक्षा कहीं न कहीं अपने उद्देश्य में असफल होती हुई दिखाई देती है, और उसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय शिक्षा नैतिक, व्यावसायिक, न केवल चारित्रिक विकास में असफल हुई है, नैतिक विकास में असफल हुई है, अपितु लोगों को रोजगार देने में भी असफल होती हुई दिखाई देती है। इसलिए रोजगार परक शिक्षा देने की आवश्यकता है, और वह कार्य महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा नीति के अंतर्गत हो, चाहे मोदालियर आयोग के माध्यमिक शिक्षा नीति के अंतर्गत हो, चाहे उच्च शिक्षा में अनुसंधान इत्यादि के माध्यम से हो, लेकिन लोगों को रोजगार व्यापक पैमाने पर प्राप्त हो, क्योंकि बेरोजगारी की विवशता ही लोगों को अनैतिक बना देती।
इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।